नमस्ते बच्चों, मैं तृप्ति सांगानी सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन चैनल, जो आपकी एजुकेशन चैनल है, उसमें आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, पिछले क्लास में हमने इकाई पहली दयालु शिकारी, जो एक चित्र पाठ था, उसका हमने अभ्यास किया था। आज हम इस क्लास में इकाई दूसरी एक जगत एक लोक, जो एक कविता है, उसका अभ्यास करने जाएंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले क्या करना पड़ेगा? उसके पहले हमने पिछले क्लास में जो अभ्यास किया है उसको फिर से दोहरा लेते हैं। बच्चों, हमने चित्र पाठ में एक चित्र कहानी पढ़ी थी, दयालु शिकारी। एक शिकारी था, उसे क्या खाने की इच्छा हुई थी? तो उसे हिरण का मांस खाने की इच्छा हुई थी। वो कहाँ जाता है? तो वहाँ जंगल में जाता है। जंगल में बहुत सारे पशु रहते थे। तभी उसने एक मोटी ताजी हुष्ट पुष्ट हिरनी को देखा। उसके पास एक बंदूक थी। इसके पास? शिकारी के पास। शिकारी के पास एक बंदूक थी। वो जंगल में जाता है, जंगल में एक पेड़ के पीछे छिप जाता है और तभी उसको सामने से आती हुई एक मोटी ताजी सी हिरनी दिखती है और उसे हिरनी का मांस खाने की इच्छा हुई थी। तभी वो उस पर निशाना ताकता है। जैसे ही हिरनी उसकी निशाना की ताक में आ जाती है, वो गोली छोड़ देता है और वह गोली हिरनी की टांग में लग जाती है। वो हिरनी ने अभी एक शावक को जन्म दिया था। पीड़ा के कारण वह बहुत करा रही थी। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। यह देखकर उसका छोटा सा शावक उसके पास आकर बैठ जाता है। यह दृश्य देखकर शिकारी को बहुत पछतावा होता है। उसने सोचा कि मैंने यह गलती कर दी। तब जाकर वो क्या करता है? वह उस हिरनी को अस्पताल ले जाता है। वहाँ पर पशु चिकित्सक के अस्पताल में पशु चिकित्सक के डॉक्टर से उसका इलाज करवाता है। डॉक्टर हिरनी की टांग से गोली निकाल देते हैं और उसके पैर में मरहम पट्टी कर देते हैं। यह करके हिरनी को थोड़ा सा आराम मिलता है और फिर सैनिक उस हिरनी को उसके बच्चे के साथ उसे जंगल में वापस छोड़ आता है। तो इस चित्रपट से हमें क्या सीख मिली थी? कि इस संसार में पशुओं को जीने का पूरा अधिकार है। हमें सबके प्रति दया रखनी चाहिए, फिर वो चाहे पशु ही क्यों ना हो। हमें कभी उसको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं हम आज की इकाई की, एक जगत एक लोक, जो एक कविता है। यहाँ पर प्रकृति के बहुत सारे तत्वों को लेकर हमें क्या बताया गया है? हमें यह बताया गया है कि हमारे सबके बीच में समानता है। क्या है? समानता है। हम सब लोग एक समान हैं। हमें बिना भेदभाव के क्या करना चाहिए? तो हमें बिना भेदभाव के सभी के साथ प्रेम से रहना चाहिए, हिल मिल कर रहना चाहिए और सबकी सेवा करनी चाहिए। हमें विश्व बंधुत्व की भावना प्रकट करनी चाहिए। इस कविता का मूल उद्देश्य यही है कि हमें सबके साथ हिल मिल कर रहना है, क्योंकि हम सब एक समान हैं। हम सब लोगों के अंदर भेदभाव नहीं होना चाहिए और विश्व बंधुत्व की भावना होनी चाहिए। तो चलो बच्चों, आज हम इस क्लास में प्रथम पाठ के अंदर प्रथम 6 पंक्तियों का अभ्यास करेंगे। साथ में शब्दार्थ, विलोम शब्द और कुछ व्याकरण का छोटा सा टॉपिक है, उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले कविता को समझने के लिए क्या पढ़ना पड़ेगा, क्या सीखना पड़ेगा? शब्दार्थ। तो चलो आप मेरे साथ चलिए,
मैं आपको शब्दार्थ की समझौती देती हूँ। तो चलो बच्चों, अब हम अपनी कविता के शब्दार्थ की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है? पहला है मान, यानी कि एक दूसरे को आदर सम्मान देना। मान यानी आदर सम्मान। ठीक है? फिर तेज यानी कि प्रकाश। तेज यानी कि प्रकाश। फिर आगे देखिए, लहू। लहू यानी रक्त। लहू यानी रक्त, खून। ठीक है? रक्त यानी खून और लहू। लहू यानी रक्त और खून। अस्थि। अस्थि यानी कि हड्डी। अस्थि यानी हड्डी। हर्ष यानी आनंद। हर्ष यानी आनंद। और आगे देखिए, एकता। एकता यानी ऐक्य। एकता यानी ऐक्य, एकजुट होकर रहना। ठीक है? निशान यानी चिन्ह, झंडा। निशान यानी चिन्ह, झंडा। तो बच्चों, आपको आपकी दूसरी कविता के शब्दार्थ समझ में आ गए होंगे। ठीक है? चलो फिर से दोहरा लेते हैं। मान यानी आदर सम्मान। मान यानी आदर सम्मान। तेज। तेज यानी प्रकाश। तेज यानी प्रकाश। रक्त। रक्त यानी खून, लहू। अस्थि। अस्थि यानी हड्डी। हर्ष। हर्ष यानी आनंद। हर्ष यानी आनंद। ऐक्य। ऐक्य यानी एकता। ऐक्य यानी एकता। अब निशान यानी चिन्ह। निशान यानी चिन्ह, झंडा। तो बच्चों, आपको ये सारे शब्दार्थ समझ में आ गए होंगे। ठीक है? चलिए अब हम अपनी कविता की ओर आगे बढ़ेंगे। बच्चों, आपको ये सारे शब्दार्थ अच्छे से समझ में आ गए होंगे, है ना? चलो अब हम अपनी कविता की ओर आगे बढ़ते हैं। एक जगत एक लोक, सबका है एक मान। एक चंद्र एक सूर्य, एक भूमि आसमान। एक तेज एक हवा, एक ही पानी। जीवन है सुख दुख की एक कहानी। एक देह एक रक्त, एक अस्थि एक प्राण। एक जगत एक लोक। बच्चों, यहाँ पर हम इन 6 पंक्तियों का अभ्यास करेंगे, लेकिन शब्दार्थ के साथ साथ मैंने बताया आपको विलोम शब्द भी पढ़ने पड़ेंगे। तो चलो पहले विलोम शब्द पढ़ लेते हैं। शुभ। शुभ का विपरीत अर्थ होता है अशुभ। चेतन तो जड़। जीवन तो मृत्यु। स्वामी तो दास। अब प्रास। प्रास यानी क्या? आप कहीं पर ये पढ़कर आए हैं। प्रास यानी क्या? जब हम कोई कविता पढ़ते हैं तब उस कविता की पंक्तियों में अंत में जो समान उच्चार वाले शब्द होते हैं उसे प्रास कहा जाता है। फिर से दोहराती हूँ बच्चों, ध्यान दीजिएगा। जब हम कोई कविता पढ़ते हैं तब उसमें पंक्तियों के अंत में या तो बीच बीच में एक समान उच्चार वाले अर्थ शब्द आते हैं। एक समान उच्चार वाले शब्द आते हैं।
जिसे प्रास कहा जाता है। आप देखिए आपकी पंक्तियों में, एक जगत एक लोक, सबका है एक मान, एक चंद्र एक सूर्य, एक भूमि आसमान, यानी कि मान आसमान। पंक्तियों के अंत में एक जैसा उच्चार हो रहा है, मान आसमान, फिर पानी, कहानी, ठीक है, नानी, दादी, ये सारे शब्द कैसे राइमिंग वर्ड है जिसका उच्चारण एक समान होता है। जब काव्य पंक्तियों में अंत में एक समान उच्चार वाले अर्थ आते हैं तब उसे प्रास कहा जाता है। गोटी, यहाँ पर एक व्याकरण का टॉपिक है, लेकिन हम अपनी पंक्तियों को समझने के बाद इसका अभ्यास करेंगे। ठीक है, चलो हम अपनी पंक्तियों का भावार्थ समझते हैं। एक जगत एक लोक, सबका है एक मान। यह सारा संसार एक मानव लोक है। क्या है? यह सारा संसार एक मानव लोक है, सबका एक मान। इस दुनिया में रहने वाले सभी लोग एक समान मान के अधिकारी है। क्या है? यह संसार एक मानव लोक है कि नहीं? इस पूरे विश्व में मानव रहते हैं कि नहीं? तो ये सारा संसार क्या है? ये सारा संसार एक मानव लोक है और इस दुनिया में रहने वाले सभी लोग एक समान मान के अधिकारी है। सबको एक जैसा मान सम्मान मिलना चाहिए। एक चंद्र, एक सूर्य, एक भूमि आसमान। देखिए, जिस मानव लोक में हम रहते हैं वहां पर रात को एक ही चंद्र सबको शीतलता देता है। क्या देता है? एक ही चंद्र सबको शीतलता देता है और अपनी चांदनी सभी लोगों पर एक समान प्रकाशित करता है। क्या करता है? रात में एक ही चंद्र सारे संसार को अपनी रोशनी देता है, चांदनी देता है और शीतलता देता है। एक सूर्य, यानी कि इस पूरे संसार में, इस मानव लोक में दिन में एक ही सूर्य समग्र विश्व को, इस संसार को प्रकाशित करता है। इतना ही नहीं, एक ही पानी। क्या है? एक ही पानी। हम सब लोग इस धरती पर रहते हैं। देखो, एक भूमि एक आसमान। हम इस धरती पर रहते हैं और हमें एक ही आकाश के नीचे रहना पड़ता है। हम एक ही धरती पर और एक ही आसमान के नीचे रहते हैं। समझ में आया बच्चों? फिर से दोहराती हूँ, समझने का प्रयत्न कीजिएगा। ये सारा संसार एक मानव लोक है। क्या है? ये सारा संसार एक मानव लोक है। इस संसार में रहने वाले सभी लोग को एक समान मान सम्मान आदर प्रेम मिलना चाहिए। ये सब लोग एक समान मान के अधिकारी है। चाहे हम गरीब है, चाहे हम अमीर है, फिर चाहे हम किसी भी धर्म संप्रदाय समुदाय के लोग क्यों ना हो, हम इस संसार में रहने वाले लोग हैं। ये सारा संसार एक ही मानव लोग है कि नहीं? हम एक ही धरती पर और एक ही आसमान के नीचे रहने वाले लोग हैं। इसलिए हम सब एक समान है और हमें एक समान मान सम्मान मिलना चाहिए। इतना ही नहीं, यहाँ तक कि चंद्र हम सबके ऊपर एक प्रकार से रोशनी फैलाता है और एक समान शीतलता देता है। क्या करता है? ये चंद्र रात्रि में सभी लोगों को एक समान शीतलता देता है और चांदनी फैलाता है। इतना ही नहीं, दिन में यह एक ही सूर्य सबको क्या करता है? इस पूरे संसार को प्रकाशित करता है। इसीलिए ये सारा संसार एक मानव लोक है। हम सब लोग एक समान अधिकारी हैं। हम एक ही धरती पर रहते हैं और ये एक ही आसमान हमारी छत है। ये पूरा आसमान है इस मानव लोक की छत है।
हम उसी के नीचे रहते हैं। फिर आगे देखिए, एक तेज एक हवा एक ही पानी जीवन है सुख दुख की एक कहानी। एक देह एक रक्त एक अस्थि एक प्राण, एक जगत एक लोक, सबका है एक मान। देखिए क्या कहा गया है, हमें जो प्रकाश मिल रहा है एक तेज, यानी कि इस संसार में हमें जो प्रकाश मिल रहा है, हमें जो हवा मिल रही है और हमें जो पानी मिल रहा है वो एक ही है। क्या है, हमें जो हवा पानी और प्रकाश मिल रहा है वो एक ही है। इतना ही नहीं, हमारे जीवन में एक ही कहानी, कौन सी, सुख दुख की। हमारा जीवन क्या है, सुख दुख की एक कहानी है, इसीलिए हम एक समान है कि नहीं। सभी के जीवन में बारी बारी से सुख और दुख आते रहते हैं। प्रत्येक की जीवन की कहानी यही है, कभी सुख आता है कभी दुख आता है और दुख के बाद वापस सुख आता है। किसी का जीवन एक समान ठहर नहीं जाता, ना ही किसी को एक समान सुख मिलता है, ना ही किसी को एक समान दुख मिलता है। लेकिन सभी लोगों के जीवन में ये सुख दुख की कहानी चलती रहती है। इस पूरे मानव लोक में रहने वाले मनुष्य के बीच में सुख दुख चलता रहता है और सभी लोगों को एक ही हवा मिल रही है, एक ही प्रकाश मिल रहा है और सभी को एक ही पानी मिल रहा है। इसलिए हम सारे लोग एक समान हैं। इतना ही नहीं, हम सब लोगों की शरीर की रचना देखो, एक देह एक रक्त एक अस्थि एक प्राण। हमारे शरीर की रचना कैसी है, एक समान हड्डियों में से बनी है। क्या, एक समान हड्डियों से हमारी एक काया बनी हुई है। हम सब में एक ही रक्त बह रहा है, लाल रंग का लहू बह रहा है और हम सबके प्राण एक समान है। समझ में आया बच्चों, हम सबके प्राण कैसे हैं, एक समान है। तो बच्चों यहाँ पर हमारी यह प्रथम पाठ की यह 6 पंक्तियाँ खत्म होती है। ठीक है, चलो इसको फिर से समझने का प्रयत्न करते हैं। इस पूरे संसार में, पूरे विश्व में क्या है, एक समान समानता है। क्या है, एक समान समानता है। कैसे, तो ये सारा संसार क्या है, ये सारा संसार एक मानव लोक है। इस धरती पर, इस संसार में, इस पृथ्वी पर रहने वाले सभी लोग एक समान मान सम्मान के अधिकारी हैं, क्योंकि रात्रि में एक ही चंद्र सबको शीतलता देता है, प्रकाश देता है। दिन में एक ही सूर्य सबको उजाला देता है, धूप देता है, गर्मी देता है। इतना ही नहीं, हम एक ही धरती पर रहते हैं और एक आसमान के नीचे साथ में रहते हैं, इसीलिए हमारे बीच में एक समानता है। किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है, हम उसी आसमान के नीचे रहते हैं। फिर आगे कहते हैं, एक तेज एक हवा एक ही पानी, जीवन है सुख दुख की एक कहानी। यानी कि हमें जो प्रकाश पानी और हवा मिल रही है वो कैसी है, एक समान है। क्या हमने देखा है कि हमें ठंड हवा मिल रही है तो दूसरों को कोई और हवा मिल रही? हाँ, ये हो सकता है कि प्रत्येक देश की आबोहवा अलग अलग है। तो यहाँ पर शायद गर्मी का मौसम चल रहा हो तो कहीं पर सर्दी का मौसम चल रहा हो, लेकिन एक ईश्वर हमें एक समान वस्तुएं प्रदान कर रहे हैं, है कि नहीं। यानी कि हम सबको एक जैसा प्रकाश, हवा और पानी मिल रहा है। इतना ही नहीं, हम सब लोगों के जीवन की कहानी कैसी है, एक समान है। हमारे जीवन में सुख दुख आते रहते हैं और हम सब लोग मिलकर इन सुख दुख को बांटते रहते हैं। इतना ही नहीं, हमारे शरीर की रचना है वो कैसी है,
एक ही हड्डी से बनी है, यानी कि एक समान है। ठीक है, और हम सब में एक ही प्राण चल रहे हैं। तो बच्चों, यहाँ पर ये 6 पंक्तियाँ खत्म होती है। ठीक है, अब हम इस व्याकरण के टॉपिक को समझेंगे। विराम चिन्ह। वैसे तो यह पूरा टॉपिक मैं अलग से समझाऊंगी, अलग जब व्याकरण का टॉपिक लूंगी तब हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको छोटी सी जानकारी देती हूँ। विराम चिन्ह यानी क्या, आप अगली कक्षा में यह पढ़कर आए होंगे, लेकिन यह फिर से दोहराना बहुत जरूरी है। जब हम किसी भाषा को बोलते हैं, पढ़ते हैं और लिखते हैं, तब अर्थ को स्पष्ट करने के लिए जब हम कोई चीज पढ़ते हैं, लिखते हैं या बोलते हैं, तो उस बात को स्पष्ट करने के लिए वाक्यों के बीच में या अंत में थोड़ा रुकना पड़ता है। इस रुकावट के लिए जिस लिपि चिन्हों का उपयोग होता है उसे विराम चिन्ह कहते हैं। समझ में आया बच्चों? जब हम किसी भाषा को बोलते हैं, लिखते हैं या पढ़ते हैं, तब उस समय किसी अर्थ को स्पष्ट करने के लिए वाक्य के बीच में या तो अंत में थोड़ा रुकना पड़ता है। जब इस रुकावट के लिए जिस लिपि चिन्हों का उपयोग होता है उसे विराम चिन्ह कहते हैं। बच्चों, बहुत सारे विराम चिन्ह हैं, ठीक है, जैसे पूर्ण विराम, उसका लिपि चिन्ह ऐसा है। अल्प विराम, इसका लिपि चिन्ह इस प्रकार है। और प्रश्नवाचक चिन्ह, इसका लिपि चिन्ह इस प्रकार है। बच्चों, जब हम आगे अभ्यास करेंगे तब मैं इस पूरे टॉपिक के बारे में चर्चा करूंगी। ठीक है, चलिए आप इस बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आपको वर्कशीट लिखने में आसानी रहेगी। ठीक है बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको इस कविता की यह प्रथम 6 पंक्तियाँ अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगले क्लास में हम अगली पंक्तियों का अभ्यास करेंगे। इस क्लास के बाद आपको एक वर्कशीट दी जाएगी। आपको वो वर्कशीट अपनी बुक के अंदर गुड हैंडराइटिंग, इकाई नंबर, इकाई नाम, दिनांक लिखकर कंप्लीट करना है। ठीक है, अगले क्लास में फिर मुलाकात होगी बच्चों। तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।